हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा वीडियो है इसमें मैं आपको ये बताने का प्रयास करूँगी कि कार्ल मार्क्स ने जो अधिसंरचना और अधोसंरचना, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर या बेस स्ट्रक्चर, ये जो अवधारणा दी है ये क्या है, इसका अर्थ क्या है और इसके बीच में क्या संबंध है और समाज को समझने में, समाज की व्याख्या करने में इन अवधारणाओं से हमें क्या सहायता मिलती है। तो हम लोग इसके पहले जब आपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो में, तब भी हमने समाज की अर्थव्यवस्था के बारे में बातचीत की थी। तो मार्क्स जो हैं वो अधिसंरचना और अधोसंरचना, ये जो मैंने एरो लगा रखे हैं इससे आप समझ सकते हैं। अधिसंरचना यानी समाज की ऊपरी संरचना, अधोसंरचना यानी निम्न संरचना या निचली संरचना या आधारभूत बेस स्ट्रक्चर। एक आगे डायग्राम के माध्यम से हम लोग इसको और अधिक समझने का प्रयास करेंगे। ये जो डायग्राम है इसमें आप देख रहे हैं कि ऊपर सामाजिक संरचना, अधिसंरचना या सुपर स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसको आप सामाजिक व्यवस्था भी कह सकते हैं। नीचे हम देखते हैं बेस, आर्थिक संरचना, अधोसंरचना। तो ये जो दो कंसेप्ट हैं अधिसंरचना और अधोसंरचना, इस नाम से अक्सर आपको किताबों में पढ़ने को मिलेगा। तो जब समाज की हम बात करते हैं तो हम इसको सामाजिक संरचना और आर्थिक संरचना इन दो शब्दों के रूप नाम से भी समझ सकते हैं। पॉपुलर है ये। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो ऊपर की संरचना है सुपर स्ट्रक्चर, जिसको हम सामाजिक संरचना कहते हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या आते हैं। अब इसके पहले अपन एक चीज़ और देख लेते हैं कि आप तो देख रहे होंगे कि ये जो सुपर स्ट्रक्चर और जो बेस स्ट्रक्चर है, इन दोनों की जो बनावट है इस डायग्राम में, उससे काफ़ी कुछ चीज़ें स्पष्ट होती है। जैसे बेस स्ट्रक्चर जो है वो नीचे है और जो सुपर स्ट्रक्चर है ये इसके ऊपर है। एक ऐसा लगता है जैसे कि किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई मकान बना रखा है। ठीक ऐसा ही रिलेशन इन दोनों के बीच में है। तो इसके पहले हम इनके एलिमेंट्स देखें कि ये वास्तव में क्या है, मार्क्स इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इसका क्या मंतव्य है उनका। तो मार्क्स ने कहा है कि जो समाज की ऊपरी संरचना है, जिसको हम सामाजिक संरचना कह सकते हैं, इसका संबंध विचार से है, चेतना से है। ठीक है। और इसके अंतर्गत हम मीडिया को ले सकते हैं, धर्म को ले सकते हैं, संस्कृति को ले सकते हैं। जो कुछ भी हमारा विचार या चेतना से संबंधित क्रिएशन है वो सब कुछ इसके अंतर्गत आता है। राजनीति, परिवार, शिक्षा, सब कुछ इस सुपर स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। आइडियोलॉजी आप कह सकते हैं इसको, आइडियोलॉजी या विचारधारा। ठीक है। तो सामाजिक संरचना क्या हुई? वैचारिक संरचना, और सरल भाषा में आप इसको कह सकते हैं वैचारिक संरचना या विचारधारा, जिसमें सब कुछ जो एब्स्ट्रैक्ट जो भी थिंकिंग है, चेतना या जो कुछ भी चेतना के तत्व या जो कुछ भी चेतना से संबंधित क्रिएटिविटी है वो सब कुछ इसके अंतर्गत आ जाती है। दूसरा उन्होंने नीचे लिया है अधोसंरचना या बेस स्ट्रक्चर, आर्थिक संरचना। इस आर्थिक संरचना में हम लेते हैं उत्पादन संबंध, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम देखते हैं कि जैसा मार्क्स मानते हैं कि हर युग में हमेशा ही दो वर्ग रहे हैं, उन दो वर्गों के बीच में शोषक और शोषित का संबंध रहा है। तो इन्होंने
इसमें प्रोडक्शन रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में लिया है प्रोलिटेरिएट यानी सर्वहारा और बुर्जुआ यानी जो पूंजीपति वर्ग है उसको। उसके बाद में प्राइवेट प्रॉपर्टी निजी संपत्ति, उसके कारण ही और पूंजी और वस्तुएं, इनके आधार पर ही जो प्रोडक्शन रिलेशंस बनते हैं कि किसका इस पर पोजीशन है। उसके अलावा जो आर्थिक संरचना है उसका दूसरा पार्ट है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के साधन। जो कुछ भी भौतिक वस्तुओं का उत्पादन होता है उस उत्पादन में मशीनें, फैक्ट्री, भूमि और जो रॉ मटेरियल है कच्चा माल, वो सब कुछ इसके अंतर्गत आता है। इन दोनों से रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ये दोनों मिलकर के बनाते हैं आर्थिक संरचना, या आप कह सकते हैं इकोनॉमी, या बेस स्ट्रक्चर, या अधोसंरचना है मोड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो आर्थिक संरचना के तत्व भी हमारे सामने हैं, अधोसंरचना सुपर स्ट्रक्चर भी हमारे सामने है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों संरचनाएं, इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो जो मार्क्स का भौतिकवाद का सिद्धांत है वो कहता है कि जो भौतिक वस्तु है वो चेतना को निर्धारित करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आर्थिक संरचना है वो आर्थिक संरचना क्या काम करती है, भौतिक वस्तुओं का उत्पादन। समाज के संदर्भ में अगर हम देखें तो किसी भी समाज में अर्थव्यवस्था सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यानी रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये दोनों मिल करके जो आर्थिक व्यवस्था बनाते हैं, ये आर्थिक व्यवस्था ही निर्णायक है। इसके ऊपर ही सुपर स्ट्रक्चर खड़ा होता है, सामाजिक संरचना खड़ी होती है, उसका महल इस नींव के ऊपर ही खड़ा होता है। तो मार्क्स ये कहते हैं कि भौतिक संरचना विचार को आधारित करती है, निर्धारित करती है। मूल में क्या है, मूल संरचना क्या है, आर्थिक संरचना। ये आप जो एरो देख रहे हैं, ये एरो क्या स्पष्ट कर रहे हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि जो अधोसंरचना है, बेस स्ट्रक्चर है, ये सुपर स्ट्रक्चर को निर्धारित कर रहा है, उसको शेप दे रहा है। ठीक है, आकार जैसा चाहिए वैसा। किस किस को, संचार, धर्म और संस्कृति। जो संचार के साधन हैं, मीडिया है वो, धर्म है वो, और संस्कृति, ये सब कुछ डिज़ाइन किसके द्वारा की जाती है, इसका शेप, इसका आकार, ये कैसे होंगे, इसका स्वरूप क्या होगा, ये निर्धारित कौन करता है, आर्थिक संरचना या भौतिक वस्तुओं के उत्पादन की जो व्यवस्था है। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ लागू होगी कि भौतिक अभौतिक को निर्धारित कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजनीति, परिवार और शिक्षा, इसके माध्यम से जो आर्थिक संरचना है उसको मेंटेन करने का प्रयास किया जाता है। यानी आर्थिक संरचना बनी रहे, जैसी भी संरचना है वो बनी रहे, उसको बनाए रखने का काम कौन करता है, उसको बनाए रखने का काम करता है राजनीति, परिवार और शिक्षा, सोशलाइजेशन के माध्यम से। ठीक है ना। तो आइडियोलॉजी के दो पार्ट हैं। तो जो बेस स्ट्रक्चर है वो बेस स्ट्रक्चर पहले तो शिक्षा, धर्म उसकी रचना करता है, और जैसी इस आर्थिक संरचना की ज़रूरत है, इसको बने रहने के लिए जिस तरह के सिद्धांतों की ज़रूरत है उसको मेंटेन करने के लिए, वैसे ही राजनीति, फैमिली और एजुकेशन के माध्यम से इस बेस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करवाता है। तो कुल मिलाकर के जो निर्णायक शक्ति है वो है आर्थिक संरचना या बेस स्ट्रक्चर। इसीलिए मार्क्स कहता है कि भौतिक संरचना सामाजिक संरचना को निर्धारित करती है। जब भौतिक संरचना बदलती है तो सामाजिक संरचना बदलती है, सामाजिक संरचना भौतिक संरचना के ऊपर निर्भर है, डिपेंडेंट है। तो इस तरह से हम भौतिकवाद के जो सिद्धांत है उनकी जो व्याख्या है उसको इस पर लागू करके देख सकते हैं कि समाज पर किस तरह से उन्होंने अपने सिद्धांत को लागू किया कि पदार्थ या पदार्थ मूल में है, चेतना उससे उत्पन्न होती है। ठीक है।